सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। अभी दुनिया रूस और यूक्रेन के संकट से उबर भी नहीं पा रही। इधर अमेरिका और चीन में भी ठंडी दिखाई दे रही है। ताइवान को लेकर मचे बवाल के बीच अमेरिका का कहना, ताइवान पर किसी भी तरह के हमले का अमेरिका बचाव करेगा, ताइवान की हर तरह से मदद की जाएगी। वहीं चीन ने कहा, जो भी बीच में आया वो जलकर खाक हो जाएगा। ऐसे में दुनिया भर में एक बार फिर से महाशक्तियों के बीच मंडराते युद्ध के बादल कितने घातक होंगे। क्या कोई भी देश कोई बड़ी लड़ाई लड़ने की कुव्वत रख पा रहा है? इन सभी हालात को देखते हुए क्या रणनीति रहनी चाहिए भारत की? क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा? ताइवान की क्या तैयारी है? चीन की वन पॉलिसी क्या है? क्यों अब भारत भी वन चाइना पॉलिसी का विरोध करने लगा है? अगले आधे घंटे तक जो हालात बन रहे हैं उन्हीं पर होगी बड़ी बहस। पैनल में मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रवक्ता संजय सिंह, कांग्रेस से चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो से। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे ब्रिगेडियर विनोद दत्ता। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर रघुवंश प्रताप सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। संजय जी, अमेरिका की कांग्रेस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा, चीन खफा, सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, कितनी कड़वाहट, टकराव बढ़ता देखा जा रहा है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी का जो एक नियम है ना, जो एक मुहावरा है, वो कहीं न कहीं से चरितार्थ होता ही रहता है। हिंदुस्तान के खिलाफ चाइना जितना षड्यंत्र कर सकता है, उनके पड़ोसी देशों को, मुल्कों के अंदर हस्तक्षेप करके भारत को तंग करने का, भारत को बॉर्डर पर घेरने का, और वो अपने तमाम प्रयास करते रहता है। 1945 के आसपास में जापान ने चाइना को ताइवान के रूप में हैंडओवर किया था, और जब हैंडओवर किया तो वहाँ पे 1949 के आसपास में एक ना ग्रुप वार हो गया, जिसमें पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये दो बन गए और इनका स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होने के बाद एक गृह युद्ध सा 1949 के आसपास इनका हो गया। उसके बाद से निरंतर ये विवाद बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि चाइना पाकिस्तान, ये चाइना अमेरिका को साथ लेके एक जमाने में आगे बढ़ा था, उसके बाद वो अमेरिका का प्रतिद्वंदी हो गया और एशियन कंट्री के अंदर अपना प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए, अपना आधिपत्य जमाने के लिए वो एक कहते हैं ना, निरर्थक प्रयास जितना कर सकता है, निरर्थक प्रयास हम नहीं कहेंगे। चाइना सफल हुआ पाकिस्तान के अंदर घुसने के लिए, चाइना सफल हुआ बाकी जगहों घूमने में प्रवेश करने के लिए। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से अगर आप इसको काफी गहराई से अध्ययन करेंगे तो चाइना को एक ताइवान छोटा कंट्री है, लेकिन चूंकि अमेरिका के अंदर जितने भी आईसीज हैं, जितने भी आईसी के सर्किट होते हैं, आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है ताइवान। चलिए, और जहां से वो एशियन कंट्री के अंदर वो अपने आईसी को, अपने इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह को आयात निर्यात का कार्य करता है। हमें लगता है कि अमेरिका कहीं से भी ताइवान को नुकसान होने नहीं देगा। और चाइना वन नेशन सिद्धांत जो पहले अमेरिका भी मानता था, जिसको कि अब वो एक लड़ाई होने के कारण अमेरिका उससे पीछे हट रहा है, चाइना उस सिद्धांत को फॉलो करते हुए ताइवान पर अपना हक जताएगा। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, आगे अगर इस तरीके की कड़वाहट बढ़ती है तो चाइना को लेकर हमारी पॉलिसी क्या रहेगी? क्या हम अमेरिका के साथ जाएंगे या ताइवान के साथ जाएंगे? इस पर आपसे बातचीत जारी रखेंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी, शी जिनपिंग ने फोन पर जो बाइडेन को 2 टूक कह दिया कि जो बीच में आएगा वो जलकर खाक हो जाएगा। हमारी पॉलिसी इस समय क्या रहनी चाहिए? आप मुख्य विपक्षी दल हैं इस देश के, सरकार की जो रणनीति है चाइना को लेकर, वो कारगर, वो ठीक ट्रैक पे जा रही है? देखिए भूपेश भाई, अभी जो आज जो टकराव सामने आया है पूरे वर्ल्ड के सामने, वो एक टकराव उसी तरह से सामने आया जैसे सद्दाम हुसैन और वर्सेस अमेरिका आया था। आज ताइवान एक ऐसी कंट्री के रूप में उभरा है जिसके पास एक चिप है, और वो चिप हमारे घरेलू संस्थानों से लेके हमारे आईटी में, हमारे ट्रांसपोर्ट में, हमारे मोबाइल में इस्तेमाल होती है। तो ये राजनीति कोई किसी कंट्री की सार्वभौमिकता को बचाने के लिए नहीं है, जिसका परिप्रेक्ष्य के अंदर अमेरिका आके खड़ा हुआ है। वो टोटल पूरी तरह से उसके उस वर्चस्व को अपने कंट्रोल में करने की है। और 2-3 देशों का इसके अंदर मेरा अपना अनुभव कहता है कि एक अमेरिका और चाइना और रशिया, तीनों का एक डांस है, और इस डांस के अंदर
टकराने के बाद कौन बाहर निकलता और कौन हु हल्ला मचाता है, वो सिचुएशन आज चाइना की बनती चली जा रही है कि चाइना उस सिचुएशन पे सिर्फ शोर मचाएगा, वो कुछ करेगा या नहीं करेगा। और रही बात गवर्नमेंट की पॉलिसी की, और गवर्नमेंट इस पॉलिसी पे क्या करती है, एक बड़ा तथ्यस्थ होके पैनी नज़र के साथ इसको देखना बहुत जरूरी है कि कहीं आप अमेरिकन झुकाव के कारण जो रशिया के साथ हमारे संबंध रहे हैं उसका खमियाजा हिंदुस्तान ना भुगते, क्योंकि आज वही पैटर्न दोबारा वापस आया जिस चीज की हमने कई बार इन डिबेटों में बैठ के बात करी। क्योंकि एक मुल्क के साथ खड़ा होना और एक मुल्क को छोड़ देना, आज एशिया की जो पावर है वो रशिया, चाइना और हिंदुस्तान के अंदर आके चलेगी, और नाटो की पावर अलग अलग यूरोप स्टेट पे चलेगी। तो नाटो एशिया पे जो कंट्रोल करने जा रहा है उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उसको इंडियन गवर्नमेंट को बैठ के आज समय रहते हुए अपने सभी राजनीतिक विशेषज्ञों से और विपक्षी पार्टियों के साथ बैठकर इस चीज में गंभीर विचार करना चाहिए। क्योंकि ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, तो देश के लिए भी उस चिप का कम होना, उसका जो व्यापार पे असर पड़ेगा बड़ा घातक होगा। आऊंगा आपके पास। वन चाइना पॉलिसी के तहत न सिर्फ ताइवान बल्कि हांगकांग, तिब्बत और शी जिनपिंग शिंजियांग को भी अपना हिस्सा मानता है चाइना। किस तरीके से उसकी इस पॉलिसी को देखा जाए, और जिस तरीके से ताइवान के साथ डिस्प्यूट सामने आता रहा है और अब अमेरिका भी आ गया है बीच में, उसने कहा है कि ताइवान पर अगर हमला होता है तो उसकी रक्षा की जाएगी हर कीमत पर। लग रहा है आपको कि बात बहुत आगे बढ़ती जा रही है? सवाल किसके लिए भूपेश? दत्ता साहब आपके लिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन अमेरिका के भी अपने कंपल्शंस हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की इमेज खंडित हुई है, खासकर अफगानिस्तान और यूक्रेन युद्ध में, क्योंकि यूक्रेन का जिस तरह से उसने आश्वासन दिए और वो बहुत देर से यूक्रेन की मदद के लिए आया, तो विश्व में एक इस तरह की इमेज बन गई थी अमेरिका की कि अमेरिका एक डिपेंडेबल अलाई नहीं है, इस पर विश्वास नहीं किया जाता, वो केवल तिजारत में विश्वास रखता है और वो कभी आपका जब वक्त पड़ेगा तो आपका साथ नहीं देगा। तो ये एक अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। अमेरिका की जो सुपर पावर की जो स्टेटस है वो भी दिन पे दिन, उसकी जो शीन और शाइन है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है। तो ये पिछले कुछ एक दिनों में खासकर अल जवाहिरी का जो मारा जाना और नैन्सी पेलोसी के लिए उन्होंने जो एग्रेसिव स्टेप लिया है और चाइना का जो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, इससे विश्व समुदाय में अमेरिका की थोड़ी सी जो साख है वो बढ़ी है और वो ये पैगाम देना चाहता है विश्व को और ताइवान को और चाइना को भी कि ताइवान के साथ वो खड़ा है। अगर आज आप बॉडी लैंग्वेज देखें नैन्सी पेलोसी की, तो वो जिस तरह से जन समुदाय या जिस तरह से सिटीजन्स के साथ मिल रही थी, वो ये एक मैसेज कन्वे कर रही थी कि हम आपके साथ हैं और पूरा अमेरिका आपके साथ है, और ये जो गलती उन्होंने यूक्रेन में की थी वो नहीं दोहराई जाएगी। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन था और अमेरिका ने इस चैलेंज को बखूबी लिया है। अमेरिका ने इस चैलेंज को बखूबी लिया है, और जिस तरीके से जलाकर खाक देने की धमकियां दी जा रही हैं शी जिनपिंग की तरफ से, चाइना की तरफ से, उसको पूरी दुनिया खासकर अमेरिका किस तरीके से ले रहा है, इसको और ज़्यादा समझने के लिए डॉक्टर रघुवंश सिन्हा, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सिन्हा, आप किस तरीके से देखते हैं जो ये हालात लगातार बनते जा रहे हैं, शीत युद्ध इसको कहा जा सकता है, कोल्ड वॉर इसको कहा जा सकता है, क्या ये असल वॉर में भी तब्दील हो सकता है? क्योंकि जंगी बेड़े उतार देना, नो फ्लाइंग जोन में अपने फाइटर उतार देना, ताइवान भी पूरी तरह से तैयारी की बात कर रहा है, अमेरिका पूरी दुनिया में उसको सपोर्ट करने की बात कर रहा है, चाइना की आंखें लाल हैं। डॉक्टर रघुवंशी सिन्हा, आपसे सवाल था ये। हाँ, देखिए, इस वक्त जो ताइवान में हो रहा है चाइना के बीच में, ये केवल चाइना और ताइवान के बीच में नहीं है, ये असल में जो आज ग्लोबल कंपटीशन है चाइना और अमेरिका के बीच में, उसका ये परिणाम है। और हम लोग सब जानते हैं कि चाइना एक विस्तारवादी देश है और ये ताइवान का प्रॉब्लम कोई नया नहीं, ये 70 साल पुराना है। मगर आज ऐसा लग रहा है चाइना को कि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है, तो वो धमकी से, थ्रेट से, रेटोरिक से वो
दो तरह का खेल खेल रहा है। एक खेल वो अपने लोगों को समझा रहा है चीन में कि देखिए हमारी ताकत इतनी बढ़ गई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको जब मन होगा हम ताइवान को हथिया ले सकते हैं और पूरी दुनिया हमसे डर गई है। और दूसरी तरफ ये बाकी दुनिया को दिखा रही है कि वो अब अमेरिका के साथ लोहा लेने के लिए तैयार हो चुकी है। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ तो जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है जिसमें चाइना और अमेरिका सामने सामने हर क्षेत्र में खड़ा है, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे डिफेंस हो। और दूसरा जो चीज है वो ये है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी ये एक रिजल्ट है कि एक तरफ चीन अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कितनी पावरफुल है, और एक तरफ आज बाइडेन भी ये दिखाना चाहती है अपने लोगों को कि वो कोई कमजोर नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका में आज एक तरह से कंसेंसस बना हुआ है कि चीन जो है उसका असली दुश्मन आगे जाकर के होगा, तो उसके साथ कैसे निपटना है वो तैयारी करनी है। तो ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, आता हूं आपके पास डॉक्टर सिन्हा। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, आने वाले दिनों में अमेरिका को इस यात्रा के नतीजे भुगतने पड़ेंगे। दो टूक कह दिया है चाइना ने, क्या काउंटर करेगा चाइना और अमेरिका के पास उसका क्या काउंटर होगा, समझना चाहेंगे सर? देखिए, चाइना ने जो धमकी दी है, चाइना जरूर, देखिए आज की तारीख में वो चुप बैठा है क्योंकि उसे मालूम था कि माहौल सही है और जिस तरह के चाक चौबंद इंतजाम अमेरिकन एयरफोर्स ने किए थे, अमेरिकन आर्मी ने किए थे, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल हो या एयर सुपीरियरिटी उन्होंने जो ली हुई थी, सी डिनायल चाइना को दिया हुआ था। तो इन सब चीजों को देखते हुए चाइना का मौका नहीं मिला है और चाइना चुप बैठने वाला नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल इवेंट्स देखें, आप देखिए शिंजो आबे साहब का जो असैसिनेशन हुआ था उसमें भी चाइना का नाम मुखर रूप से आ रहा था, उस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि चाइना कोई ना कोई इस तरह का क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन जरूर प्लान कर रहा होगा और अभी ये आग ठंडी नहीं हुई है, तो अभी अमेरिका को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। हालांकि ये डिप्लोमेटिक जो विजय है वो चाइना की है, वो अमेरिका की है, लेकिन हाँ, चाइना जिस तरह की कैपेबिलिटी रखता है, चाइना जिस तरह की क्षमता रखता है, वो जरूर स्ट्राइक बैक करेगा। संजय भाई, लगातार केंद्र सरकार पर भी ये आरोप लगते रहते हैं कि जब पाकिस्तान की बात आती है तब आप गरजते भी हैं, बरसते भी हैं, जब चाइना की बात आती है तब आप थोड़ा सा बैकफुट पर चले जाते हैं, चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, देश को गुमराह करते हैं। ऐसे में अब चाइना ताइवान पर अटैक करने की बात कह रहा है, दुनिया में खामियाजा भुगतने की बात कर रहा है। हमारी रणनीति चाइना को लेकर क्या है? देखिए, हिंदुस्तान की रणनीति चाइना को लेकर एकदम क्लियर है। पाकिस्तान के साथ जो भारत का है वो एक तरीके से मैन पावर को सप्लाई करना और मैन पावर आतंकवादी के रूप में आना और उसको भारत में तहस नहस करने की एक साजिश रचना, यहाँ पर अलगाववादी की स्थिति पैदा करना। और जो चाइना की स्ट्रेटेजिक है भारत के खिलाफ लड़ने की, दोनों दुश्मन है राष्ट्र के। जो चाइना की अपनी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के तहत बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट खड़ा करना, बॉर्डर के अंदर घुसना, अपने पावर को दिखाने की कोशिश करना, और इकोनॉमिक विंग में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना और कम से कम आयात करना, जिससे कि निर्यात की स्थिति आज चाइना के लिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट था। और जो एक मिनट सर प्लीज खत्म करिए। जो विगत कुछ वर्षों से उस मार्केट को तकरीबन 15 से 20% ही हम कम कर पाए हैं। वो इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो चुका था हिंदुस्तान के अंदर। एक बात हमें तय माननी पड़ेगी कि जो चाइना की अपनी एक आर्मी स्थिति है, जो उसकी एक अपनी डिफेंस की पोजीशनिंग है, वो पाकिस्तान के तुलना में कई गुना ज़्यादा है। तो भारत को एक स्ट्रेटेजिक मूव के तरीके से वहाँ देखना पड़ता। एक मिनट, स्ट्रेटेजिक मूव के तरीके से इंडिया को लेकर चलना पड़ेगा। और इसमें एक स्पष्ट बात है, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में रसिया का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो इस बात को हमें समझना होगा कि रसिया का नुकसान नहीं हुआ, ये बात हमें नहीं समझना। रसिया का भी इकोनॉमिक फ्रंट पे और रसिया का डिफेंस फ्रंट पे बहुत हैवी नुकसान हुआ, जबकि यूक्रेन एक छोटा कंट्री था। चाइना इस बात को समझता है कि अगर ताइवान के साथ युद्ध करेगा, देखिए आपको बता दूं कि अभी नैन्सी के साथ सिर्फ नैन्सी अकेले नहीं आई, कोई वार्ता के लिए नहीं आई, वो साथ में 2 एयरक्राफ्ट को लेके आई। अब 2 एयरक्राफ्ट जब ताइवान पहुंचा तो वो एक संदेश है,
वो संदेश ये है कि हम यूक्रेन वाली गलती अमेरिका करने नहीं जा रही है जो यूक्रेन में की थी, कि हम साथ देंगे और जब बर्बादी हो गई तब साथ देने का को लेकर आगे बढ़ा। ताइवान के अंदर उसने अपना साफ साफ दिखाया है कि संजय हम भाई, डिफेंस स्टैंड के अंदर चाइना आश्चर्य वर्सेस कर रहे हैं। पाकिस्तान एक मिनट, स्टैंड जो क्वेश्चन का आ रहा है वो आ रहा है कि जो जेशवनी आपकी पाकिस्तान के प्रति जाती है वो चाइना के प्रति आपने व्यापार की बात छेड़ी। एक मिनट सुनिए, ये पॉलिसी अभी पॉलिसी पर चल रहा बात, ये डिबेट, ये इस तरह का वो पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये एक फॉरेन का अपना हमारा पॉलिसी क्या होना चाहिए। हाँ, हिंदुस्तान इस बात को लेकर चल रहा है कि आज के तारीख में उसका एनिमी नंबर 1 पाकिस्तान नहीं है, उसका एनिमी नंबर 1 चाइना है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, अगर चाइना और व्यवहार किया जाएगा अब आप खुद समझ सकते हैं। चाइना और ताइवान की अगर बात करें, ब्रिगेडियर दत्ता आपसे टेक्निकली समझना चाहेंगे, फोर्सेस के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से, जैसे यूक्रेन को रशिया समझ रहा था कि बस कुछ दिनों का खेल होगा, क्या वैसी चाइना गलती करेगा वैसा समझने में? क्योंकि अगर ये वॉर छिड़ती है तो ये भी लंबी वॉर जाएगी, बिग वॉर हो जाएगी। हाँ देखिए, चाइना मुझे नहीं लगता कि कोई काइनेटिक ऑपरेशन करेगा, कोई इस तरह से कोई फिजिकली हमला करेगा ताइवान के ऊपर। वो हो सकता है ताइवान को इकोनॉमिक ब्लॉकेज कर दे, या ताइवान में इस तरह के अभी देखिए इलेक्शन होने वाले हैं ताइवान में, और सीपीसी के भी इलेक्शन हैं 2024-25 में। तो शी जिनपिंग अपने जो तीसरे टर्म के लिए इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, और वही समय चाइना या तो इस तरह की कोई ऑपरेशंस लॉन्च करेगा, या कोई इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेगा, या जो उसकी जो पॉलिटिकल सुवेरेनिटी है उसके ऊपर वो गंभीर अटैक करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना कोई इस तरह का जो यूक्रेन का जिस तरह से रशिया ने हश्र किया है वो करेगा, और ना ही विश्व समुदाय उसको होने देगा। चाइना की जो डर है वो वही डर है जो रशिया का था, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका हर जगह पैर पसार रहा है, जिस तरह से अमेरिका पैर पसार रहा है रशिया के, वो बिल्कुल दिल्ली में घुसना चाहता था, यहाँ भी अमेरिका वही कर रहा है। तो चाइना को भी वही डर है, क्योंकि अब राइवलरी चाइना और अमेरिका की है, क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो रीडिफाइन हो चुका है। अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चाइना सेंट्रिक है या अमेरिका सेंट्रिक है। रशिया तो कहीं अब खेल में है ही नहीं, और इस युद्ध में रशिया को इस तरह से प्रोलॉन्ग वॉरफेयर कराने का मतलब यही था कि रशिया की जितनी भी ताकत बची खुची है वो भी समाप्त हो जाए। तो ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मूव था अमेरिका का कि रशिया को एंगेज रखना इस वॉरफेयर में, क्योंकि इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली और उसका जो वर्चस्व है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी रशिया एकदम खत्म हो जाएगा इस युद्ध के बाद। आता हूं सर आपके पास। चंद्रमोहन शर्मा जी, विपक्ष किस तरीके से देखता है? सरकार का कहना है कि हम तटस्थ होकर, एकदम न्यूट्रल होकर देखेंगे सब चीज़ों को, और जहां जैसी ज़रूरत पड़ेगी देश हित में फैसले लिए जाएंगे। आपका रिएक्शन? देखिए, देश हित में फैसले लिए जाएंगे, लेकिन जहाँ पर अभी हमारे संजय भाई ने फॉरेन पॉलिसी के अंदर जिस बात को बोला उसका इम्पैक्ट मैं नहीं मानता, क्योंकि चाइना की पॉलिसी के कारण आज हिंदुस्तान की व्यापार की पॉलिसी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। जो आप हिंदुस्तान में इंपोर्ट कर रहे हो, और उस इंपोर्ट करने की जिस चीज़ों के इंपैक्ट करने से हिंदुस्तान का व्यापार उस पर इंपैक्ट आया, उसके ऊपर, जिस पॉलिसी के ऊपर भाजपा ने कोई कदम नहीं उठाया जो उन्होंने 2014 में कहा था। अब रशिया और उसके ऊपर हम आ जाते हैं तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जैसे हमारे एक विशेषज्ञ ने इस बात को बोला कि रशिया का पैटर्न डाउन हो रहा है, रशिया का नहीं हो रहा, क्योंकि रशिया ने वो कदम यूक्रेन पे सबसे पहले कर दिया। इसी की बौखलाहट अमेरिका को है, क्योंकि कहीं रशिया अपने आप को वर्चस्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर ऊपर ना ले ले, इसीलिए यूक्रेन का मार खाया हुआ अमेरिका और ताइवान के ऊपर उसने इंपैक्ट करके दोस्ती की तरफ पहला कदम उठाया। अब उसकी राजनीति से रिलेटेड हिंदुस्तान के पास एक तथ्यता बीच की आ जाती है कि वो रशिया के पास खड़ा होगा या आने वाले फ्यूचर के पास अमेरिका के पास खड़ा होगा। ये पॉलिसी का दबाव हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पे और हमारे राजनीतिक विशेषज्ञों को रहेगा, जो मैं फिर अवगत कर रहा हूं कि इसके लिए हमारे को बैठ के इस पॉलिसी पे बड़ा गंभीर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये ठीक उसी तरह की लड़ाई है जो गल्फ कंट्री के अंदर सद्दाम के खिलाफ पेट्रोल की लड़ाई हुई थी। ये चिप की लड़ाई है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये चिप की लड़ाई है। और वो चिप की लड़ाई वो है जो आज एक ताइवान कंपनी के अंदर, ताइवान कंट्री के अंदर ताइवान की कंपनी बना रही है, और आज चिप की शॉर्टेज होने के कारण उसकी मार कारों पे, मोबाइल्स पे पड़ रही है। अगर ऐसा हुआ तो वो कंट्रोल अमेरिका के हाथ में जाता है या वो चाइना के हाथ में जाता है, और उसका असर हमारे पे क्या कर पड़ता है। डॉक्टर सिन्हा वो रहेगा जी। डॉक्टर सिन्हा,
दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात करें, महंगाई की बात करें, कोरोना की मार की बात करें, रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात करें, उसके बाद अमेरिका, चाइना, ताइवान की बात करें, दुनिया या कोई भी बड़ा देश बड़ी लड़ाई एफोर्ड करने के मूड में दिखाई दे रहा है? आपको लग रहा है कि कोई एफोर्ड कर सकते हैं अभी बड़ा युद्ध, बड़ी लड़ाई, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो? बिल्कुल नहीं। इस वक्त आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में अभी जो भूखमरी है वो केवल एक लड़ाई जो रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही है उसमें कितनी बड़ी ये समस्या हो गई है। तो और एक और अगर हो जाए तो आपको ये, जिस तरह से हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं बता रहे हैं, चिप हो या जितने भी, आज चाइना जो है एक मेजर इंजन है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का। तो इस समय किसी भी तरह का एक लड़ाई हो चाइना या अमेरिका के बीच में, ये बिल्कुल ठीक समय नहीं है। मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अभी लड़ाई होने वाली नहीं है। ये उसको कहते हैं ना शैडो बॉक्सिंग, ये चाइना का पुराना ये तरीका है कि दे वांट टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग अ वॉर। तो वो ये सब धमकी दे करके चाहता है कि दुनिया को और अपने लोगों को दिखा दे, ताइवान को डरा दे। मगर यही चीज आगे जा करके 5 साल 10 साल में ये कभी भी एक एक्सीडेंटल रूप ले सकता है, क्योंकि आज देखिए क्वाड, ऑकस या जितने भी इकोनॉमिक ग्रुपिंग बन रहे हैं वो इस तरह से बन रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका है तो दूसरे तरफ चाइना है। तो दुनिया इस वक्त बिल्कुल इस तरह की, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। मगर सच्चाई ये है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ब्रिगेडियर दत्ता, अगर चाइना और रशिया के बीच की बात करें, चाइना और ताइवान के बीच की बात करें, अगर उनमें लड़ाई छिड़ती है, स्मॉल वॉर या बिग वॉर, अमेरिका इंडिया की तरफ देखता है, हमारा रोल क्या बनेगा? क्या हम तटस्थ रहेंगे या हम चाइना को मदद करेंगे या हम ताइवान को मदद करेंगे, अमेरिका को मदद करेंगे? देखिए, अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत तटस्थ रहना चाहेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध में भी आपने देखा कि भारत ने नॉन अपना मिडिल पाथ फॉलो किया था। हालांकि अमेरिका ने काफी इस तरह के प्रेशर्स डाले थे कि भारत को अमेरिका का साथ देना चाहिए या यूक्रेन का साथ देना चाहिए। यूक्रेन को भारत ने मदद दी थी, लेकिन वो उस पर दी थी कि भाई हमारे जो बाशिंदे हैं वहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है हम उसकी मदद कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारत या तो चाइना की तरफ या ताइवान की तरफ झुकाव रखेगा, लेकिन हाँ, भारत का झुकाव ताइवान की तरफ है। हमारे अच्छे संबंध हैं उनके साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं, और जिस तरह से तनाव भारत का चीन के साथ चल रहा है और ये तनातनी अब चलती रहेगी, क्योंकि देखिए भूपेश जी, अगली जो सेंचुरी है वो एशियन सेंचुरी है और चाइना 2050 तक उन्होंने ऑलरेडी व्हाइट पेपर रोल आउट किया हुआ है जिसका उन्होंने कहा है कि हम 2050 तक सुपर पावर बन जाएंगे और वो उसकी तरफ बिल्कुल श्योरली और सर्टेनली बढ़ रहा है। तो किसी को शक नहीं है इस दुनिया में कि भाई चीन एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन के आएगा और वो भारत को एक राइवल के रूप में देखता है। लेकिन भारत को भी बिल्कुल एक इस तरह की रेजर एज वॉक करनी पड़ेगी और भारत का जो रुख है वो तटस्थ रहेगा, जो मेरा अपना अनुमान है। आने वाले दिनों में नैन्सी पेलोसी की जो यात्रा थी उसका अमेरिका को इस यात्रा का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो भी बीच में आएगा वो जलकर खाक हो जाएगा। चीन की तरफ से ये गीदड़ भपकी कह सकते हैं या चेतावनी कह सकते हैं दी जा रही है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत व्यापार, निवेश, पर्यटक, शिक्षा, संस्कृति के क्षेत्र में ताइवान को सहयोग करता रहेगा। क्या हालात बनते हैं आने वाले दिनों में, अमेरिका की क्या भूमिका रहती है, चीन किस तरीके से अब अपने दुश्मनों के खिलाफ बाकी देशों को लामबंद करता है, भारत के साथ उसके कैसे रिश्ते रहते हैं, इन पर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल स्टूडियो में संजय सिंह आप बने रहे, बहुत शुक्रिया। बीजेपी से चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस से बने रहे, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपका बहुत शुक्रिया सर, एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। डॉक्टर रघुवंश सिन्हा फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर आपका बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाज़त सर।